हेलो एवरीवन, पावर प्लांट के यूनिट 2 में हमारा लेक्चर नंबर 2। मैंने बॉयलर्स के बारे में शुरुआत की थी। हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में आपको समझाया था कि बॉयलर किस तरह से काम करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लामोट बॉयलर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे बेंसन बॉयलर के बारे में। और ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लामोट की तरह ही है बेंसन बॉयलर, लेकिन दो डिफरेंसेस इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहला तो क्या होता है कि जब लामोट बॉयलर का एज ए हाई प्रेशर बॉयलर के तौर पर यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो एक चांसेस ही रहता है कि जब वो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू के ऊपर जाएगा, मतलब कि हम समझ लो कि हमारा प्रेशर 225 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जा रहा है ओवर दिस। ठीक है, अगर ये प्रेशर से ज़्यादा हम लोगों को वैल्यू मिल रही है बॉयलर के अंदर, तो चांसेस ये रहते थे कि हमारे पानी के अंदर हम लोगों को बबल फॉर्मेशन मिलने लगता था स्टीम में कन्वर्जन होने के बाद में। अगर ये बबल फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो चांसेस ये होते हैं कि भी बॉयलर के एक्सप्लोजन के चांसेस बन सकते हैं या बॉयलर के अंदर डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, दूसरी चीज कि जो लामोट बॉयलर हम लोग यूज करते थे उसके अंदर हम लोग एक स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का यूज कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास में फीड वाटर जो आता था वो इकोनोमाइजर से होकर के आपका पहले स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में जाता था, फिर वहां से वो कन्वेक्टिव इवापोरेटर में, रेडिएंट इवापोरेटर में, और फिर वहां से वापस स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में, और फिर वहां से हम उसको टरबाइन के अंदर यूज करते थे। ये हमारी लाइन डायग्राम थी लामोट बॉयलर के अंदर। ठीक है, अभी लामोट बॉयलर से अलग यहाँ पर क्या होगा बेंसन बॉयलर के अंदर, कि सबसे पहला तो ये कि बबल फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि बबल फॉर्मेशन अगर क्रिएट नहीं हो रहा है लामोट बॉयलर की तरफ, तो हमारे लिए एक डेंजर सिचुएशन जो हो सकती है वो डेंजर सिचुएशन कम हो गई। दूसरी चीज क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोगों को स्टीम सेपरेटिंग ड्रम की कोई जरूरत नहीं है। जो फीड वाटर से हम लोग पानी को बॉयलर के अंदर लाएंगे उसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारा कंबशन पर्पस के लिए। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि स्टीम सेपरेटिंग ड्रम हमारे लिए नेग्लेक्टिंग पोर्शन में चला गया। मतलब कि आपका बॉयलर थोड़ा कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, थोड़ा कॉस्ट में भी कम पड़ेगा, मेंटेनेंस भी कम आएगा, साइज भी आपकी कम रहेगी। ठीक है, तो बेंसन बॉयलर बेसिकली होता है क्या है, बेंसन बॉयलर को फिर इसी तरह से कहा जाता है कि दिस बॉयलर इज ऑल्सो नॉन एज once through once through boiler, as in this case the water is fed into the boiler at one end and superheated steam discharged through the other end। एक एंड से क्या होगा कि एक एंड से लाइक दिस, ये हमारी बॉयलर है। ठीक है, ये हमारा बेंसन बॉयलर। एक एंड से क्या होगा कि यहाँ से हम लोगों ने पानी अंदर कराया है, और एक एंड से क्या होगा कि हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को बाहर निकाल रहे हैं। लाम इस तरह से नहीं था, लामोट बॉयलर में कुछ इस तरह से था कि एक एंड से हम लोग हमारा पानी अंदर लाते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लोग ड्रम में इकट्ठा करते हैं, ड्रम में इकट्ठा करने के बाद में हम लोग उसको इवापोरेटर में ले जाते हैं, फिर रेडियंट इवापोरेटर में, पहले कन्वेक्टिव इवापोरेटर में ले जाते हैं, फिर रेडियंट इवापोरेटर में ले जाते हैं, फिर रेडियंट इवापोरेटर से फिर से हम उसको ड्रम में ले जाते हैं, और ड्रम के बाद में फिर उसको हम लोग सुपर हीटर में ले जाते हैं, सुपर हीटर के बाद में हम लोग टरबाइन में भेज रहे थे। मतलब ये थोड़ा ड्रम की वजह से सिचुएशन क्या थी कि लंबी प्रोसेस हो रही थी, आपकी सिचुएशन थोड़ी लंबी हो जा रही थी, क्रिटिकल हो जा रही थी। तो ये पोर्शन को हम लोगों ने दूर कर दिया है, ड्रम दूर हो गया तो क्या हो गया कि वन लाइन सिचुएशन आ गई। फीड वाटर लाइन से आया, फीड वाटर लाइन से हमारा पानी एंटर हुआ जो आपके कन्वेक्टिव सॉरी पहले इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर से कन्वेक्टिव इवापोरेटर में, कन्वेक्टिव इवापोरेटर से रेडियंट इवापोरेटर में, फिर आपके सुपर हीटर में, और फिर वहां से सीधा आपका प्राइम मूवर टरबाइन के पास। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा बेंसन बॉयलर के अंदर। तो इसको इसीलिए इसको हम बोलते हैं वंस थ्रू बॉयलर, मतलब कि एक ही सिंगल चैनल में ये काम करने वाला है। दूसरी बात क्या होगा कि स्टीम जो फॉर्मेट होगी हमारी बॉयलर के अंदर, वो सीधा सीधा सुपर हीटर में हम लोग भेज सकते हैं। तो हम लोगों को डायरेक्ट सुपर हीटर मिलेगा, सुपर हीटिंग पर्पस मिलेगा, जो जो कि आपके एक सिंगल ट्यूब मैनर में हो रहा है। सिंगल ट्यूब मैनर मतलब कि लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फीड पंप से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से आपका कन्वेक्टिव इवापोरेटर, सॉरी हाँ रेडियंट इवापोरेटर, रेडियंट इवापोरेटर के बाद में यहाँ पर कन्वेक्टिव इवापोरेटर है, और कन्वेक्टिव इवापोरेटर के बाद में ये आपका सुपर हीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी एक ही ट्यूब के अंदर काम हो रहा है, काउंटिंग करके नहीं चल रहा है। सिंगल ट्यूब का मतलब ये हुआ कि आपके जो कंपोनेंट है वो सारे के सारे सीरीज में। बेंसन बॉयलर के अंदर क्या होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो सारे के सारे सीरीज में। लामोट बॉयलर की तरह नहीं, लामोट में मैंने पहले बोला यहाँ पर फीड पंप था, फीड पंप से इकोनोमाइजर था, फिर इकोनोमाइजर से यहाँ पर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम था, फिर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम से वो जाता था आपके रेडियंट इवापोरेटर में, फिर वहां से वो जाता था आपके कन्वेक्टिव इवापोरेटर में, फिर वो वापस जाता था आपके स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में, फिर वहां से वो जाता था सुपर हीटर में, और सुपर हीटर से निकल के हम लोग भेजते थे उसको टरबाइन के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास में सीधा सीधा हमारा
एक ही लेयर में हम लोगों को एक ही ट्यूब के अंदर आपका फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिंगल बॉयलर, सिंगल ट्यूब बॉयलर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल ट्यूब बॉयलर की वजह से फायदा क्या हो सकता है कि भी जो स्टीम को फ्रिक्शन मिलने वाले ट्यूब्स के अंदर के, जिसकी वजह से प्रेशर लॉस, एनर्जी लॉस होगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। एक पार्ट आपका वर्किंग डिवाइस में कम हो गया तो मेंटेनेंस कम होगा। जो एनर्जी लॉस होने के चांसेस रहते हैं, एनर्जी लॉस होने के चांसेस हम लोगों के कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम इफेक्ट हम लोगों को मिल सकती है। तो हम लोग बॉयलर की डायग्राम को समझते, ये हमारा बॉयलर है। लामोंट बॉयलर और बेंसन बॉयलर के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एज यू कैन सी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एयर प्रीहीटर, उसमें भी है, यहाँ पर भी एयर प्रीहीटर है। यहाँ पर हमारा इंड्यूस्ड सॉरी फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होगा, और यहाँ से आप लोगों की हॉट एयर हम लोग कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। तो ये बिल्कुल आपके बेंसन बॉयलर सॉरी लामोट बॉयलर की तरह ही है। शुरुआत करते फीड पंप से। तो यहाँ से फीड पंप के थ्रू हम लोग फीड वाटर एंटर कराएंगे। सबसे पहले इकोनोमाइजर आएगा, तो ये आपका इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर से आप लोगों का वाटर यहाँ से फ्लो होकर के पंप के थ्रू फ्लो होकर के जाएगा सबसे पहले रेडियंट इवापोरेटर में, ओवर हियर दिस वे, ठीक है। रेडियंट इवापोरेटर के अंदर जाएगा। रेडियंट इवापोरेटर में घूमने के बाद ये हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जाएगा फिर इस डायरेक्शन में इन योर कन्वेक्टिव इवापोरेटर। एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ ये पोर्शन। हाँ, ये जाएगा यहाँ पर आपके कन्वेक्टिव इवापोरेटर में। यू कैन सी कन्वेक्टिव इवापोरेटर में वो सर्कुलेट होगा। कन्वेक्टिव इवापोरेटर में सर्कुलेट होने के बाद ये पंप के थ्रू अब हमारा पानी जाएगा यहाँ सुपर हीटर में। ये हमारा सुपर हीटर है। ये पोर्शन कन्वेक्टिव इवापोरेटर में से निकलने के बाद जा रहा है आपके सुपर हीटर में, ओवर दिस एरिया यू कैन सी, ठीक है। सुपर हीटर में जाने के बाद सुपर हीटर की सर्किट में घूमेगा, और वो वापस पंप के थ्रू या तो पंप के बिना ही, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम में मतलब फ्लो इजीली हो पाएगा हमारी स्टीम का, तो वो जाएगा आपके प्राइम मूवर में, मतलब कि टरबाइन में, ठीक है। टरबाइन में जाएगा, और इस तरह से हमारा स्टीम का जो सर्कुलेशन है कुछ इस तरह से होगा। जो भी आप लोगों की हॉट गैसेस होगी, मतलब कि फ्लू गैसेस होगी, मतलब कि बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ योर फ्यूल, कोल के कंबशन की वजह से जो फ्लू गैसेस जनरेट होगी, वो इस तरह से पास आउट होगी बाय दिस मैनर, एज यू कैन सी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हॉट गैसेस का फ्लो आउट होगा, बिल्कुल बेंसन बॉयलर की तरह है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, सॉरी लामोट बॉयलर की तरह है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन के बाद में हम लोग वर्किंग के बारे में पढ़ते, तो वर्किंग क्या होगा। बेंसन बॉयलर के अंदर क्या होगा, फीड वाटर सॉरी फीड पंप से हमारा फीड वाटर इकोनोमाइजर में आएगा। इकोनोमाइजर में क्या है कि यहाँ से आपकी फ्लू गैसेस कंटिन्यूसली पास हो रही है, जिस तरह से लामोट में था बिल्कुल वैसे ही। फ्लू गैसेस जो होगी वो रेडियंट इवापोरेटर के साइड में से जाएगी। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, लामोट में बेंसन में भी यही है, रेडियंट इवापोरेटर है, मतलब रेडिएशन से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है आपकी ट्यूब के अंदर पानी घूम रहा है उसके बीच में, उसके साथ में, और आपकी फ्लू गैस के साथ में। आपकी जो फ्लू गैसेस होगी वो रेडियंट इवापोरेटर की कॉइल के सराउंडिंग में से पास होगा, उसके साथ में कांटेक्ट बना करके नहीं निकलेगा। अगर कांटेक्ट बना करके निकलता तो वो रेडियंट नहीं होता, वो फिर कन्वेक्टिव हो जाता, क्योंकि वहां पर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्टिव इवापोरेटर हमारा ऊपर की तरफ है, रेडियंट इवापोरेटर से ऊपर की तरफ हमारा कन्वेक्टिव इवापोरेटर है। हमारा कन्वेक्टिव इवापोरेटर यहाँ पर है। क्या होगा कि जो भी हॉट गैसेस होगी वो रेडियंट इवापोरेटर के ट्यूब से सराउंडिंग में से निकलेगी, तो वहाँ पर रेडिएशन से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। फिर आपकी सुपर हीटर है, मतलब सुपर हीटर के कॉइल के साथ में मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बनेगा, यहाँ पर हीट ट्रांसफर करेगा। और फिर बाद में कन्वेक्टिव इवापोरेटर है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर करेगा। और यही फ्लू गैसेस आपकी हॉट गैसेस इकोनोमाइजर के ट्यूब से भी पास होगी, और इकोनोमाइजर की ट्यूब से जब पास होगी तो यहाँ पर भी आप लोगों की हीट ट्रांसफर बिल्कुल होगी, किसके साथ, आपके फीड वाटर के साथ में। फीड वाटर के साथ में जब ये हीट ट्रांसफर होगी तो वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा बहुत उसका स्टीम में कन्वर्जन होगा, जो आपका सीधा सबसे पहले जाएगा रेडियंट इवापोरेटर में, ओवर हियर ये रेडियंट इवापोरेटर में जाएगा। और रेडियंट इवापोरेटर में क्या होगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा कि आप लोगों का स्टीम थोड़ा बहुत सॉरी वाटर थोड़ा बहुत स्टीम में कन्वर्ट होगा, और वो जाएगा फिर आपका कन्वेक्टिव इवापोरेटर में, ओवर हियर। कन्वेक्टिव इवापोरेटर में क्या है कि सराउंडिंग में से फ्लू गैसेस जा रही है, मतलब कि आपकी फ्यूल के कंबशन की वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट हुई है वो, उस हॉट गैसेस का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। इट इज़ एट अ हाई टेम्परेचर, एंड दैट हाई टेम्परेचर फ्लू गैस विल कन्वर्ट द हीट एनर्जी
विथ योर स्टीम रनिंग इनटू योर कन्वेक्टिव इवापोरेटर ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो स्टीम आपकी घूम रही है उसके साथ में हीट ट्रांसफर करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, the temperature difference between these two, the temperature of the steam inside the evaporator tube will be much lower with compared to your flue gases temperature, and because of this temperature difference the heat will be transferred maximum into the convective evaporator, and because of this heat transfer, the steam into the convective evaporator will try to convert in a superheated stage. पहले तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में जाएगा एंड देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू द सुपरहीटेड स्टेज। सुपर हीटेड स्टेज की वजह से क्या होगा, देयर शुड नॉट बी एनी मॉइस्चर कंटेंट इनटू योर स्टीम, जो हमारे लिए जो हमारे टरबाइन के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि टरबाइन के अंदर अगर भूल चूक से भी, अगर गलती से भी मॉइस्चर वाली स्टीम जा रही है तो 110% चांसेस है कि आफ्टर सम टाइम देयर इज ए करोजन एंड इरोजन इफेक्ट टू द टरबाइन ब्लेड्स। तो टरबाइन ब्लेड के अंदर करोजन एरोजन इफेक्ट ना आए, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमारी स्टीम को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि द टेम्परेचर ऑफ योर स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, इज अराउंड 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमारी स्टीम को ले जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि कन्वेक्टिव इवापोरेटर में यहाँ पर मैक्सिमम हीट एनर्जी वो कवर करेगा, मैक्सिमम हीट एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा फ्लू गैसेस में से, और वो फ्लू गैसेस में से एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद जो स्टीम कन्वर्ट हो रही है वो स्टीम बाय दिस मैनर विल एंटर इनटू योर सुपर हीटर। अगेन सुपर हीटर जो है, सुपर हीटर के सराउंडिंग में से भी आप लोगों की फ्लू गैसेस जा रही है। आप लोगों को ये सवाल हो रहा होगा कि फ्लू गैसेस सबके साथ में कांटेक्ट बना करके जा रहा है तो कहाँ से इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि फ्लू गैसेस थोड़ी थोड़ी मैनर में आप लोगों की पास आउट की जाती है। ऐसा नहीं कि सारी फ्लू गैसेस एक ही तरफ चली गई है, ठीक है। फ्लू गैसेस आप लोगों के कुछ पोर्शन जो होगा वो सुपर हीटर के साथ कांटेक्ट बना के जाएगा, कुछ कन्वेक्टिव इवापोरेटर के साथ, कुछ इकोनोमाइजर के साथ, जो मैक्सिमम होगी वो रेडियंट इवापोरेटर के सराउंडिंग में से निकलेगी। तो सुपर हीटर में क्या होगा कि सुपर हीटर के सराउंडिंग में भी, सॉरी सुपर हीटर के ट्यूब के कांटेक्ट में भी आप लोगों की फ्लू गैसेस घूमेगी। अब क्या हो रहा है कि सुपर हीटेड ट्यूब के अंदर तो आप लोगों की जो स्टीम आ रही है वो ऑलरेडी सुपर हीटेड स्टेट में है, बट इफ सच इन केस अगर हम लोगों की प्रोड्यूस टीम उसके अंदर अभी भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये जो मॉइस्चर होगा इस मॉइस्चर को दूर करने का काम ये फ्लू गैसेस करेगा। फ्लू गैसेस की वजह से क्या होगा, अगेन देयर इज एन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव प्रोसेस होगी, कन्वेक्शन प्रोसेस होगी, क्योंकि जो ट्यूब की सरफेस होगी उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा आपकी फ्लू गैसेस के साथ, और ट्यूब के अंदर की जो सरफेस होगी उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा आप लोगों की हॉट स्टीम के साथ। तो हॉट स्टीम अंदर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, हॉट फ्लू गैस आउटसाइड का उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लेकिन अगर और भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट इन दोनों के बीच में हो रहा है तो फिर से हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टू लोअर। मतलब कि आप लोगों की हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हीट ट्रांसफर करेगा आपकी लोअर टेम्परेचर वाली हॉट स्टीम को। हॉट स्टीम का टेम्परेचर लोअर किसके कंपेयर में होगा, तो हॉट फ्लू गैस के कंपेयर में होगा। मतलब यहाँ पर भी फिर से हीट ट्रांसफर होगी, और फिर से हीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा कि बाई चांस अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, और मॉइस्चर रिमूवल की वजह से क्या होगा कि आपको और भी ज़्यादा सुपर हीटेड फेस स्टीम का मिल जाएगा, और वो स्टीम फिर यहाँ से हम लोग भेज देते हैं टरबाइन की तरफ। और टरबाइन के अंदर क्या होगा कि आप लोगों की ये हॉट स्टीम, मतलब कि सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन की ब्लेड के साथ स्ट्राइक करेगा। टरबाइन की ब्लेड के साथ स्ट्राइक करने की वजह से आपकी टरबाइन की ब्लेड घूमेगी और साफ्ट घूमेगी, उसकी वजह से आपकी टरबाइन के साथ में जनरेटर होता है, जनरेटर घूमेगा एंड यू कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात करते हैं हम आगे की तरफ कि जो हॉट गैसेस अभी आगे गई है इकोनोमाइजर के बाद, एयर प्री हीटर। तो जिस तरह से लामोंट में था बिल्कुल इसी तरह से कि फोर्स ड्राफ्ट फैन की वजह से जो कोल्ड एयर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर आपके एयर प्री हीटर में आ रही है, वो एयर प्री हीटर के अंदर अब यहाँ से जो आपकी हॉट गैसेस जाएगी उसका टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक एयर से बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हीट ट्रांसफर होगी, कन्वेक्शन प्रोसेस ही होगा, यहाँ पर भी कन्वेक्शन प्रोसेस ही होगा, और हीट ट्रांसफर होगी किसके बीच में, तो हॉट फ्लू गैसेस एंड योर एटमॉस्फेरिक एयर। उसकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर है तो मतलब डेफिनेटली मॉइस्चर कंटेंट होने के चांसेस है, तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा आपके एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर वो मॉइस्चर टोटली रिमूव हो जाएगी,
ठीक है। और वो रिमूव्ड मॉइस्चर वाली एयर जो होगी, जिसको हम लोग हॉट एयर बोलते हैं, वो हॉट एयर फिर आपके कंबशन चैम्बर में भेजी जाती है। कंबशन चैम्बर मतलब आपके बॉयलर की फर्नेस। और फिर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है कंबशन प्रोसेस के अंदर की, क्योंकि कंबशन करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, उस ऑक्सीजन को हम लोगों ने ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो फिर हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कंबशन चैम्बर में, मतलब कि फर्नेस के अंदर। तो ये था हमारे बेंसन बॉयलर का वर्किंग। अब एडवांटेज क्या होते हैं? सिंपल एडवांटेज है कि भाई, द जनरेशन ऑफ स्टीम इन इवापोरेटिंग ट्यूब एट प्रेशर हायर देन क्रिटिकल प्रेशर, देयरफॉर देर इज नो रिक्वायर एनी इवापोरेटर ड्रम, जो कि आपके लामोंट बॉयलर में था। देर इज नो ड्रम, टोटल वेट ऑफ बॉयलर इज 20% लेस। मैंने पहले बोला स्टीम सेपरेटिंग ड्रम हम लोगों ने कम कर दिया, तो मतलब हमारी कॉम्पैक्ट साइज हो गई है लामोंट की कंपेयर में। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर रिक्वायर्स एक्सपेंशन जॉइंट्स बट इट डज नॉट रिक्वायर इन बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर के अंदर हम लोगों को कोई जॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिंगल ट्यूब है। ठीक है, सिंगल ट्यूब की वजह से क्या होगा, क्विकली हम लोगों को फ्लो मिलेगा हमारे ट्यूब का, हमारे स्टीम का, सॉरी, हमारे स्टीम का हमारी ट्यूब्स के अंदर। फिर the erection of the Bunsen boiler is easier and quicker as all the parts are welded at site. सिंपल जॉइंट्स होते हैं, मतलब हम लोग उसका इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। सुपरहीटेड ऑफ Bunsen boiler is integral part of the flow circulation and hence no special starting arrangement for superheater required. सुपरहीटर को स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका ऐसे हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर ही मर्ज किया हुआ है। लामोंट की तरह नहीं कि भाई स्टीम सेपरेटिंग ड्रम के साथ में हो, इस तरह से नहीं। सिंगल ट्यूब में लाइन डायग्राम के अंदर ही पैरेलल, सॉरी, सीरीज में आ रहा है, इसीलिए उसको स्टार्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्या होगा, सेकंड वन, नेक्स्ट वन, एट पार्ट एंड ओवरलोड द बेंसन बॉयलर कैन ऑपरेटेड इकोनॉमिकली बाय वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं मतलब हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम लोगों को अभी स्टीम की इतनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, प्रेशर का इतना रिक्वायरमेंट है, मतलब हम लोग मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं हमारे बॉयलर को, कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिजायर टेम्परेचर के हिसाब से, डिजायर प्रेशर के हिसाब से हम हमारे बॉयलर को चलाएं, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हमारे बॉयलर का मेंटेन कर सके। बेंसन बॉयलर इज वेरी सुटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग डिमांड, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, तो फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। कभी ज़्यादा लोड है तो उसको हैवी लोड पर चलाओ, मीडियम लोड है तो मीडियम लोड की रिक्वायरमेंट हो मीडियम लोड पर चलाओ, और कम रिक्वायरमेंट हो लोअर लोड पर चलाओ। फिर हाई जनरेशन रेट ऑफ स्टीम हैंस वेरी सुटेबल फॉर पावर जनरेटिंग प्लांट, मतलब हाई प्लांट के लिए, हाई लोड वाले, हाई मेगावाट वाले, 250 मेगावाट है, 300 मेगावाट है, 400 मेगावाट जैसे पावर प्लांट होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेंसन बॉयलर का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि भी सोल्ट डिपोजिशन और सेडिमेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब, वाटर है तो थोड़ा बहुत सॉल्ट प्रोपोर्शन रहने के चांसेस रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग pH 7 कर दें हमारे पानी का और 100% प्योर वाटर हमको मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो सॉल्ट डिपोजिशंस लगने के चांसेस होते हैं। और दूसरा चांसेस होगा कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो ओवर हीटिंग के चांस रहते हैं, जिसकी वजह से बॉयलर के ब्लास्ट होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ किया जाता है कि ध्यान रखना पड़ता है हमारे सेफ्टी डिवाइसेस पर, जैसे कि प्रेशर एक्सेडिंग लेवल पर पहुंच ना जाए, उससे ज़्यादा ना पहुंच जाए, टेम्परेचर आपका ज़्यादा ना हो, ओवर हीट ना हो। जो हम लोगों का प्लग होता है अंदर के, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो प्लग का पॉइंट जो वो मेल्ट हो जाए और ओवर हीटिंग से बच सके, तो ये सारे प्रिकॉशंस हम लोगों को बॉयलर के अंदर रखने पड़ते हैं। तो ये था बेंसन बॉयलर कम्प्लीटली। बेंसन बॉयलर जीटीयू में आईएमपी है, 4 मार्क्स या 7 मार्क्स में आप लोगों को पूछ सकते हैं विथ नीट क्लीन फिगर, आप लोगों को आपका एक्सप्लेनेशन देना है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।